सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, कॉलेजों में रैगिंग बंद हो गई बंद। उन्हीं बातों पर निर्णय होते हैं ना जिनके लिए गुहार हो जाती है, और बहुत सी बातें हैं जिनको कोई नहीं जानता। क्या हुआ था रमन के साथ, सुनोगे एक माँ की कहानी। कल रात से मैं ट्रेन में हूँ, आज की रात भी इसी में गुजारनी है। नाश्ते की ट्रे और चाय की ट्रॉलियों का दौर पूरे 2 घंटे चला और मैं किसी तरह इन सब से अपने को काटे रही। चाय की तलब बार बार होती है, पर अच्छी चाय नहीं मिल पा रही। सिर का भारीपन उनींदेपन में बदलने लगा है। एक कप चाय ले ही लूँ सोचकर पकड़ लिया एक प्लास्टिक का कप। ठंडी और बार बार गर्म किए जाने के स्वाद के बावजूद सिर थोड़ा हिला तो पीकर कप खिड़की से बाहर फेंक दिया। परेश का लाचार चेहरा बार बार आंखों के सामने डूबने उतरने लगता है। जब से बेटे रमन को कॉलेज में भेजा है, एक दिन भी चैन से नहीं गुजरा। परेश के अनुसार झूठ बोलने की कोई वजह होनी चाहिए। रमन क्यों झूठ बोलेगा। पिछले 8 महीने में रमन के 20 फ़ोन आ गए। कभी 4000 भेज दो, कार्तिक बीमार है, उस पर खर्च हो गए। कार्तिक बीमार है तो उसके माँ बाप को बोलो, हॉस्टल के सारे लड़कों का ठेका ले रखा है क्या तुमने। पर रमन की समझ में कुछ क्यों नहीं आता। इस बार जब फ़ोन आया तो दूसरी ओर से उसके सीनियर रोशन ने फ़ोन पकड़ लिया। अंकल, हम दोस्त लोगों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है, क्या करें। कभी किसी के घर से पैसे टाइम पर नहीं आते तो एडजस्ट करना पड़ता है। कार्तिक की बहन घर से भाग गई है और उसके माँ बाप परेशान हैं, उन्हें पैसे के लिए नहीं लिख सकते। हम सब लोग मिलकर मदद कर रहे हैं, जैसे ही उसके घर से पैसे आ जाएंगे हम रमन को दे देंगे। फ़ोन रखने के बाद परेश के भीतर भावनाओं का समुद्र उफान पर आ गया। इतनी दूर भेज रखा है बच्चे को, मुश्किल तो सब पर आ सकती है। ठीक कहता है ना रोशन, दोस्त ही तो इस वक्त साथ होते हैं, कौन करेगा मदद। भेज देते हैं कुछ पैसे, देखा जाएगा, कमाते किस लिए हैं। पर कुछ ही दिनों में सारा मोह भंग हो गया। रमन का फ़ोन आया, काफ़ी घबराया हुआ था। हाँ बोलो रमन, क्या बात है, परेश ने पूछा। वो अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। क्या। परेश ने फ़ोन छोड़ दिया और मुझे पकड़ा दिया। प्रिंसिपल को फ़ोन मिलाया तो पता चला 30% अटेंडेंस है और मैनेजमेंट ने उसे रोकने का फ़ैसला कर लिया है। मतलब 1 साल बर्बाद, 1,00,000-1,50,000 रुपये कुएं में। आप एक बार आ जाओ मम्मा, 2 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, ट्राई टू कन्विंस द मैनेजमेंट। रमन बड़ा घबराया हुआ बोल रहा था। वक्त था नहीं सोचने का, क्या हो पाएगा पता नहीं। सीधी ट्रेन का टिकट नहीं मिली। अब सब कुछ गड्डमड हो गया। चेन्नई से बदलकर जाना होगा। किस लिए जाना है तुम्हें, नहीं जाना अकेले, क्या मजाक बना रखा है, पास है ना मैंगलोर। चल पड़ो जब मर्जी। तू क्या कर लेगी जाकर, मना लेगी मैनेजमेंट को। इसको नहीं पढ़ना लिखना, बुला लो वापस। परेश बड़बड़ाता रहा। एक चांस लेते हैं, बस मुझे जाने दो। मैंने थोड़ा सा परेश को शांत करने की कोशिश की। चलने से पहले तक परेश का गुस्सा शांत हो चुका था और धीरे धीरे एक बेचारगी सी चेहरे पर पसर गई थी। मेरे लिए चीज़ें इकट्ठे करते हुए बोलते गए, ध्यान से जाना, बड़ा लंबा सफ़र है, बीच में जर्नी ब्रेक भी है, 5-6 घंटे चेन्नई में रुकना पड़ेगा। तुम हिम्मत ना करती तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। स्टेशन पर छोड़ते वक्त आंखों में आंसू आ गए। तू ही संभाल ले इसे, मेरे बस का नहीं रहा अब। परेश बहुत ही हताश हो चुके थे। गाड़ी अचानक रुकी। भोपाल क्रॉस हो गया और गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी। विचारों का तांता फिर से शुरू हो गया। बेंगलुरु चलकर पहले किससे मिलेगी, प्रिंसिपल से? नहीं, वह सीधा सेक्रेटरी से मिलेगी और पता लगाएगी रमन की गतिविधियों का। उसके दोस्तों और उठने बैठने वालों से पूछेगी। और वह रोशन, मुझे तो फ्रॉड लगता है लड़का, क्यों गार्जियन बना रहता है रमन का। हम बात उससे करते हैं, फ़ोन वो पकड़ लेता है। बेंगलोर पहुंच गई मैं। सब राख हो गया। पता नहीं क्या कुछ था यहाँ तो। पिछले हफ्ते रमन और उसके दोस्तों ने हॉस्टल के कमरे की छत फाड़ दी थी। कारण था लाइट नहीं थी, जनरेटर क्यों नहीं चलाया।
हफ्ते में 3 दिन रमन क्लास में नहीं आ पाता था। रात देर तक पीकर सोता, सुबह 12 बजे तक कमरे में सोया पाया जाता। आम बात थी ये। ओह, ऐसे कैसे हो गया? बात एक नहीं अनेक थी। छत तोड़ने में सब शामिल थे, पर भड़का तो सबने रमन को दिया था। शान से शेखी तो रमन ने बघारी थी ना। डरपोक है साले सब। मैनेजमेंट को पैसा चाहिए ना, लगा लें फाइन, दे देंगे। यह बात रमन ने किस हिकारत से कही थी, सेक्रेटरी ने आग बबूला होकर बताई। तोड़ फोड़ में उसी का साथ देने वाले दोस्तों ने ही नमक मिर्च लगाकर सेक्रेटरी को बताया था। हमने तो सर बहुत मना किया था, पर रमन नहीं माना। तोड़ो यार तोड़ो, छत तोड़ते हैं। देखो अंधेरे में भी रोशनी करने की हिम्मत है हम में। क्यों नहीं चलाते जनरेटर, पता चल जाएगा। और प्रिंसिपल का पारा चढ़ गया। फ्रेंच टीचर की शिकायत, कभी क्लास में नहीं आता, कहाँ रहता है, क्या करता है, छानबीन की जा रही थी। सुबह सुबह हॉस्टल का राउंड लिया जाए, जनाब घोड़े बेचकर सो रहे हैं, बाकी सारे दोस्त क्लास अटेंड कर रहे मिलते हैं। सर रात 10:30 बजे पीकर लौटता है, सुबह कहाँ से उठेगा? ये सब नमक मिर्च उसके दोस्त ही लगाते थे। कब की बात है? सर रोज ही ऐसा होता है। कल 9:30 बजे गर्ल्स हॉस्टल से मुश्किल से पकड़ कर लाए थे हम विजय लक्ष्मी के कमरे से। पैसा कहाँ से आता है इनके पास? मैनेजमेंट पूछती है आखिर। सर किसके पास तो 3-4 हज़ार हमेशा होते हैं। सर हमें तो 600 रुपये महीना आता है घर से, हम कहाँ से पी सकते हैं? दूसरे लड़के ने बोला। ये वही संजय था जिसने रमन को उकसाया था, चल यार बियर पीते हैं। रमन खुश। 120 रुपये की बियर, 68 रुपये का खाना और 30 रुपये की आइसक्रीम, और रमन अपने दोस्तों का हीरो। तेरे दिल का जवाब नहीं यार। मेरे पापा जिंदाबाद। रमन भी खुश। अभी फ़ोन करूँगा, 24 घंटों में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे मेरे अकाउंट में। खुमार में हेकड़ी चलती थी रमन की। ये सब सुना मैंने, अब तो बात ख़त्म। अब चलो वापस करो पैक, मैंने गुस्से से बोला तो बीच में आ गया रोशन। नहीं आंटी, अभी मत ले जाओ इसे, हम बात करेंगे। बात करेंगी? किससे? मैंने ज़ोर देकर पूछा। ऐसा है आंटी, इसे एकदम बेकार करने से क्या फ़ायदा। एक कैटरिंग का कोर्स है यहीं बेंगलोर में, सेशन शुरू होने वाला है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1 साल का कोर्स है, मैं इसे एडमिशन दिला देता हूँ। बस बहुत हो गया, इसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अड़ गई। प्लीज़ मम्मा, मैं ऐसे फेस नहीं कर सकता पापा को, आप जाकर पहले बता दो सब, मैं 1 हफ्ते में आ जाता हूँ। अब रमन मिन्नत करने पे उतर आया। नहीं थी इच्छा छोड़ने की, पर टिकट ही नहीं मिली। अगले हफ्ते की टिकट मेरे कुछ फैसला करने से पहले ही मंगा ली उसके दोस्तों ने, और सिर्फ मेरी। बड़े उत्साह से सब स्टेशन पर छोड़ने भी आए। समझ में नहीं आया ये उत्साह रमन में क्यों था। बेमन से बैठ गई मैं ट्रेन में। गाड़ी अचानक कहाँ रुक गई। एक दुर्गंध का मलबा खिड़की से आता हुआ भीतर घुस आया, मरे कुत्ते की गंध। स्टेशन झांसी। कुल 5 घंटे और दिल्ली पहुंचने में। दोनों रात वह सो नहीं सकी थी। रात को डिब्बे में किसी चोर का आतंक रहा। एक आदमी चद्दर ओढ़े डिब्बे में घूमता रहा। जब टीटी को बुलाया गया तो पता नहीं कहाँ खिसक गया, उसकी ही सीट पर आकर बैठ गया था। शायद पर्स या चेन पर नज़र रही हो। अचानक मैं उठ बैठी तो वह तेलुगु में कुछ बोला, शायद सो जाओ के कुछ इशारे से कहा, पर मैं सो नहीं सकी इसके बाद, बल्कि मैंने बत्ती जला दी। प्रतीक्षा करने लगी कि कोई उठ जाए। हलचल सच में शुरू हो गई। शायद और सीटों पर भी वह ताक झांक कर चुका था और लोग सजग हो गए थे। सुबह तक मैं जागती रही। बस 7:25 पर ब्रश लेकर बाथरूम गई। 7:30 लौटी तो अटैची गायब थी। फिर कई सलाह मशवरे, बताकर जाना था जी, किसी को बताना था, चेन ताला लगाना था। रेलवे पुलिस को इत्तला की तो मशवरा मिला, विजयवाड़ा स्टेशन पर उतरकर पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तो आप शिकायत नहीं लिख रहे हैं, मना कर रहे हैं क्या? मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाया तो दूसरी तरह की हलचल शुरू कर दी। हर आध घंटे बाद आकर पूछने लगे, सब ठीक है ना मैडम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? मन होता कहे अब कुछ नहीं है मेरे पास रखवाली को, परेशानी किस बात की। रह कर लुटे पुटे घर लौटने का बोझ सालता रहा रास्ता भर।
बहुत सामान नहीं था, कुछ कपड़े, एक कैमरा जो वह ज़बरदस्ती रोशन से निकलवा कर लाई थी। कब से उसके पास था। वो लड़की विजय लक्ष्मी, रोशन की गर्लफ्रेंड, कितनी कोशिश की उसने कैमरा ना देने की। सवाल चीज़ों का था ही नहीं। जैसे जैसे गाड़ी दिल्ली की ओर भाग रही थी, अटैची एक समस्या की तरह घेरने लगी थी उसे। बस एक ही सवाल, उतरते ही जब परेश कहेंगे लाओ अटैची इधर पकड़ाओ, तो वह क्या जवाब देगी। निजामुद्दीन स्टेशन आने वाला है। मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, कैसे सामना करेगी परेश का। लो गाड़ी रुक गई। परेश जानना चाहेंगे क्या हुआ। अभी प्रिंसिपल ने कुछ फैसला नहीं किया, यह तो बता दिया था, पर उस सवाल से पहले अटैची आ गई बीच में। कहाँ रखी थी, ध्यान नहीं दिया, बीच बीच में देखना था क्या क्या था उसमें, वगैरह वगैरह। बात तो और उलझ जाएगी। कैसे समझा पाएगी कि अब कोर्स पूरा नहीं होगा, रमन को वापस बुलाना पड़ेगा, साल पूरा बेकार हो गया, पैसा अलग गया। बहुत सारे प्रश्न उसे मथे चले जा रहे थे। लो गाड़ी रुक भी गई। परेशान परेश का चेहरा दिख गया। मैं दरवाजे के पास थी, एक बैग लिए बस। अटैची पकड़ाना और नीचे, इसी में सब कुछ। अटैची छोड़ दी वहीं, बताती हूँ, चाहिए थी उसे। मैं हैरान थी कि सफाई से सारी स्थिति को बचा ले गई। तनाव मुक्त हो गई मैं एक तरफ से, अब दूसरी स्थिति को संभालना था। चलो कुछ वक्त मिल गया वहाँ के तार जोड़ने के लिए। पर अगला झटका मुझे लगा जब परेश ने बताया हम फिर बेंगलोर जा रहे हैं। फ़ोन आया था कॉलेज से, प्रिंसिपल ने तुरंत आने को कहा है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, 2 एयर टिकट मंगा लिए हैं, तुम घबराओ नहीं, बस यहीं से वापस चलना है। मेरे पास तो कोई कपड़ा भी नहीं है। अटैची पर मैं कुछ सोच ही नहीं सकी, बस घिसटती चली गई। अब नया क्या होने वाला है।